आरती बेटा आवाज आ रही है? ओके, सो आ जाओ, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी डिस्कशंस पर आ जाते हैं। ओके प्यारे बच्चों, सो हमने ये देखा था कि अकाउंटिंग का सिलेबस तो हमने देख लिया था। अब बारी आती है क्यूएम के सिलेबस के ऊपर और फिर उसके हिसाब से हम डिस्कशन अपने पास करते हैं, ठीक है। सो क्यूएम के सिलेबस के लिए हमने अपने पास प्रीरिक्विजिट कॉम्पिटेंसी में आना पड़ेगा। और अच्छा, आप लोगों में से क्यूएटी तो किसी का नहीं है ना? बस क्यूएटी नहीं है तो फिर टेंशन नहीं है, क्यों ना क्यूएटी का सिलेबस ही मुझे डिस्कस करना पड़ता है यहाँ पर। सो ये पीआरसी 1 का सिलेबस आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया पीआरसी 2 का सिलेबस, ठीक है। अब देखो इसमें आईकेप ने ना क्या किया है कि हमारे सिलेबस को उसने 5 ग्रेड्स के अंदर डिवाइड किया है, ठीक है ना। एक उसने बेसिक मैथमेटिक्स की ग्रेड दी है जिसके अंदर आपके पास 4 चैप्टर्स आते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स की ग्रेड्स के अंदर आपके पास 4 चैप्टर आते हैं। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की ग्रेड में आपके पास 2 चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। डेटा एनालिसिस वाली ग्रेड के अंदर भी आपके पास 4 चैप्टर्स आते हैं। प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाली ग्रेड में 2 चैप्टर्स आते हैं। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड डिसीजन मेकिंग के अंदर आपके पास 3 चैप्टर्स आते हैं। टोटल कितने होगा बेटा? 15 चैप्टर्स होगा, ठीक है। सो टोटल क्यूएम के अंदर जो हमने सिलेबस पढ़ने हैं, चैप्टर्स पढ़ने हैं, वो 15 चैप्टर पढ़ने हैं। और आईकेप ने उनको इन ग्रेड्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ग्रेड ए एंड बी बेसिकली हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स की ग्रेड है, क्योंकि हमारा सिलेबस जो है वो 2 पोर्शन में डिवाइड हुआ हुआ है, एक मैथ्स में एक स्टैट्स के अंदर, ठीक है। सो ग्रेड ए एंड बी जो है हमारे पास बेटा मैथ्स पोर्शन से रिलेटेड है, एंड ग्रेड सी डी एंड ई आपके पास जो है वो स्टैट्स पोर्शन से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को अपने बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। ग्रेड वाइज चैप्टर्स को मेंशन कर लीजिए। अच्छा, आप लोग रजिस्टर्ड ग्रुप पे आ गए या नहीं आए? रजिस्टर्ड वाले ग्रुप पर आ गए हो आप? ठीक है आरती, आप बेटा रजिस्टर्ड वाले ग्रुप पर आ गए हो? बस ठीक है, तो फिर मैं ये वाली फाइल अभी वर्किंग वाली रजिस्टर्ड ग्रुप पर भी डाल देता हूँ, सही ना। ओके, कॉपी कर लिया, नोट डाउन कर लिया? चलो ओके, आ जाओ। अब देखो एक बात याद रखिएगा आप अपने पास सारे लोग, कि आपके पास जो है जस्ट अ सेकेंड, एक समरी हमारे पास हुआ करती थी, वो किधर चली गई? हैरत की बात है, फाइल इरेज हो गई मेरे पास से क्या?
नो इशू। हमने एक अपने पास नई फाइल बना लेते हैं। ठीक है बेटा। सो थोड़ा सा एग्जाम के हवाले से बात करते हैं कि पेपर किस तरीके से आता है, ठीक है ना। एग्जाम पैटर्न, फिर हम सिलेबस के ऊपर दोबारा से आ जाएंगे। देखो अगर एग्जाम पैटर्न की हम लोग बात करें, सो आपके पास टोटल आपके जो मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। और इस 100 मार्क्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो टाइम रिक्वायर्ड है वो 2 आवर्स का रिक्वायर्ड है, ठीक है बेटा। 100 मार्क्स का पेपर है, टोटल 2 आवर्स रिक्वायर्ड हैं आपको। टोटल एमसीक्यूज जो टेस्टेड होंगे वो होंगे आपके पास प्यारे बच्चों 50 एमसीक्यूज, ठीक है। अच्छा, इस 50 एमसीक्यूज के अंदर कुछ एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो कि कैलकुलेशन बेस्ड होंगे और कुछ एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो कि थ्योरेटिकल बेस्ड होंगे। जैसे कि हमने अभी सिलेबस देखा था अपना, और उस सिलेबस के अंदर मैंने आपको बताया था कि मैथ्स पोर्शन के अंदर आपके पास कितने चैप्टर थे बेटा? टोटल 6 चैप्टर थे। और स्टार्स पोर्शन के अंदर आपके पास कितने चैप्टर थे बेटा? 9 चैप्टर्स थे, ठीक है। और टोटल मिला के हमारे पास कितने चैप्टर्स बन रहे थे? 15 चैप्टर्स बन रहे थे, ठीक है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो मैथ्स पोर्शन हो गया 40%, स्टैट्स पोर्शन हो गया 60%, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इन 50 एमसीक्यूज में से जो 40% मैथ्स का पोर्शन है, तो मैथ्स के एमसीक्यूज कितना हुआ है? सिर्फ और सिर्फ 20 एमसीक्यूज। मतलब 50 एमसीक्यूज जो है वो मैथ्स पोर्शन में से 20 एमसीक्यूज जो है मैथ्स पोर्शन में से आएंगे, ठीक है। बाकी बचे 60% स्टैट्स पोर्शन के। अच्छा, जो मैथ्स पोर्शन के होंगे ना वो कैलकुलेशन बेस्ड होंगे, वहां से कैलकुलेशन आती है। और जो स्टैट्स पोर्शन होता है ना, स्टैट्स पोर्शन में से प्यारे बच्चों याद रखना, वहां से कैलकुलेशन भी आती है, वहां से थ्योरी के सवाल भी आते हैं, दोनों तरह के सवाल आते हैं। वहां से कैलकुलेशन भी आती है और वहां से थ्योरेटिकल सवाल भी पूछता है। तो मोर और लेस 40% अगर आप लगाओ और 20% लगाओ तो 40% आपके पास वही 20 एमसीक्यूज बनते हैं जो कि वही कैलकुलेशन के होंगे स्टैट्स में, ठीक है। और बाकी जो 20% बचा, तो 20% के कितने बनते हैं? 10 एमसीक्यूज बनते हैं जो कि होंगे थ्योरी के, ठीक है बेटा। ये मैथ्स के हो गए और ये हो गए स्टैट्स के। तो टोटल आपके पास 50 एमसीक्यूज में से 20 एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो कि मैथ्स पोर्शन से रिलेटेड होंगे, और मैथ्स पोर्शन के अंदर थ्योरी नहीं आती। मैथ्स पोर्शन के अंदर थ्योरी का सवाल नहीं आता, सिर्फ स्टैट्स पोर्शन में से थ्योरी का सवाल आएगा। और स्टैट्स पोर्शन की परसेंटेज कितनी है? 60%। टोटल बनते 30 एमसीक्यूज। तो 30 एमसीक्यूज के अंदर से 20 एमसीक्यूज स्टैट्स के कैलकुलेशन वाले होंगे और 10 एमसीक्यूज क्या होंगे आपके पास? स्टैट्स के थ्योरेटिकल एमसीक्यूज होंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी अपने पास नोट डाउन कर लीजिए कि ये आपका एग्जाम पैटर्न है। कैलकुलेटर आप लोगों को अलाउ है?
और कैलकुलेटर जो अलाउड है उसकी मैं पिक्चर बता देता हूँ। बिल्कुल अमान, ये लो आपके बोलने से पहले ही आ गया। सो कैलकुलेटर की मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, और एक मिनट रुकना ज़रा। देखिए आपके पास कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही हैं स्क्रीन के ऊपर। इमेजेस में चले आते हैं इसकी, ताकि और क्लियर आ जाए मजीद नज़र। देखो एक ये पिक्चर आ रही है आपके पास है, सिल्वर का कैलकुलेटर होगा क्लास प्लस का। दिस कैलकुलेटर इज परमिसिबल, मतलब अलाउड है आपको ये एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। एक ये कैलकुलेटर है इसका ब्लैक एडिशन, ये दोनों कैलकुलेटर आपके पास अलाउ है। अच्छा एक कैलकुलेटर और होता है जो कि होता है इस तरीके का, ये आपने ध्यान से देखना है, ये वाला। अच्छा ये भी ब्लैक है, और जो मैंने ऊपर दिखाया ये भी ब्लैक था। दोनों में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। इसको बोलते हैं हम, देखो दोनों की कीज में फ़र्क है, उसमें सारी कीज ब्लैक हैं, इसमें कीज जो है वो वाइट भी है ब्लैक भी है, और कुछ कीज हैं जो कि क्रोम वाली हैं, शाइनिंग वाली, जो ऊपर नंबर वो है ना एरो वाली की वो आपके पास शाइनिंग वाली की है। तो कहने का मकसद क्या है कि ये जो कैलकुलेटर है इसका नाम है क्लास विज। क्या नाम है? कैसियो का मॉडल है क्लास विज। तो क्लास विज वाला कैलकुलेटर लेने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्स में ये अलाउ नहीं है आपको। क्लास विज वाला कैलकुलेटर लेने की एग्जाम में आपको ज़रूरत नहीं है, ये कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउ नहीं है। आप इन दोनों कैलकुलेटर में से, इस कैलकुलेटर में से या इस कैलकुलेटर में से आप कोई सा भी कैलकुलेटर आप क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप कैलकुलेटर परचेज करें तो उसमें एक मोड की होती है, वो मोड की प्रेस करिएगा तो 8 मोड्स आ रहे होंगे आपके पास। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास भी एक कैलकुलेटर है सिस्टम में, नज़र आ रहा है आप लोगों को कैलकुलेटर। अब इस कैलकुलेटर में आपको मोड की नज़र आ रही है प्यारे बच्चों, कहाँ है? सही है रही। देखो जैसे ही मैं मोड की प्रेस करूंगा वहां पे 8 मोड्स लिखे हुए आ रहे हैं या नहीं आ रहे? मॉडल कोई सा भी ले लो अमान, मॉडल नंबर का मसला नहीं है, सिर्फ नाम का मसला है, क्लास वाइज नहीं लेना। बाकी केसीओ का कोई सा भी कैलकुलेटर ले लो। दो हैं, एक ये सिल्वर वाला है, देखो एक नजर आ रहा है ये सिल्वर वाला, ये रहा, ये ले सकते हो। देखो इसमें मैं आपको शायद दिखाऊं अगर कैमरा आपको दिखा सके। देखो 8 मोड्स लिखे हुए आ रहे हैं इसमें भी, यहाँ पे बच्चों। हाँ दोनों ले सकते हो, ये सिल्वर वाला भी ले सकते हो, इस पर भी 8 मोड्स हैं, ये भी अलाउड है। और जो मैंने आपको सिस्टम में ऑन करके दिखाया है ये भी ले सकते हो, ये भी आपको अलाउड है एग्जाम के अंदर। हाँ ब्लैक वाले जो कैलकुलेटर जो मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर अभी नजर आ रहा है, जो क्लास विज है ना, उसके केसीओ के नीचे क्लास विज लिखा हुआ होता है रेड कलर से, बस वो मत लेना। केसीओ के नीचे क्लास विज रेड कलर से लिखा हुआ होता है, तो बस वो वाला मत लेना। बाकी आप कोई सा भी कैलकुलेटर ले सकते हो, लेकिन 8 मोड्स होने चाहिए कैलकुलेटर के अंदर बस। क्योंकि कैलकुलेटर 3 मोड्स वाला भी आता है, वो सस्ता होता है, तो 3 मोड्स वाला मत लेना, हमारे किसी काम का नहीं है वो। 8 मोड्स वाला कैलकुलेटर आप लोगों ने बाय कर लेना है, ठीक है बेटा। तो ये तो है आपका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम्स के हवाले से किसी का कोई सवाल हो तो मुझे बता दो, वरना फिर हम अपने सिलेबस की तरफ मूव करते हैं। किसी का कोई सवाल है प्यारे बच्चों? नो, आगे मूव करूं मैं। अच्छा अभी हमने एक ग्रिड डिस्कस की थी, ये वाली, इसको मैं अपने पास यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, ताकि जब मैं आप लोगों को पीडीएफ ग्रुप पर भेजूँ तो उसमें आपके पास सारी चीज़ें लिखी भी आ रही हैं। ये पीडीएफ फाइल मैं आपको भी ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। अच्छा अब जैसे हमारे पास आती है बेटा, पहली ग्रिड थी बेसिक मैथमेटिक्स की। एक मिनट दिएगा मुझे, हमने उसमें लिखे थे कि 4 चैप्टर्स हैं, लेकिन उन बेसिक मैथमेटिक्स की ग्रिड के अंदर से एमसीक्यूज चैप्टर्स कौन कौन से होंगे हम वो भी मेंशन कर देते हैं यहाँ पर आपको डिटेल। सबसे पहले मैं ग्रिड ए लेता हूँ,
बेसिक मैथमेटिक्स ये आ गई। और उसके बाद हम यहाँ पर अपनी बुक को ओपन करते हैं। ओके तो मैंने आपको कहा था बेटा बेसिक मैथमेटिक्स की ग्रेड में आपके पास 4 चैप्टर आते हैं। सो उन 4 चैप्टर्स के नाम मैं आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ। ये रहे, these are the 4 chapters that ICAP is considering in the basic mathematics। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक ये 4 चैप्टर्स आपके पास ऐसे हैं जो कि बेसिक मैथमेटिक्स के ग्रेड में आपके पास फॉल करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, और इनकी वेटेज जो है वो 10 से 20 मार्क्स की है। अब इन 10 से 20 मार्क्स के अंदर मेजॉरिटी जो टेक्निकल है, ये देखो जो चैप्टर नंबर 1 है वो तो बहुत बेसिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बहुत बेसिक है। ठीक है, मैथमेटिकल प्रोग्रेशन में आप एमसीक्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 से 3 एमसीक्यूज। ठीक है, 2 से 3 एमसीक्यूज का मतलब क्या, अराउंड कितने मार्क्स का हो जाएगा ये, 6 मार्क्स का आपके पास मैथमेटिकल प्रोग्रेशन हो जाएगा। ठीक है ना, 2 से 3 एमसीक्यूज आप ही एक्सपेक्ट करें यहाँ से आपके पास, या एक काम करें 2 से 3 नहीं, इसको 3 से 4 की रॉ में ले आओ, तो 4 के कितने हो गए, ये 8 मार्क्स हो गए। ठीक है, 50 एमसीक्यूज है ना भाई 100 मार्क के, तो एक एमसीक्यू कितने मार्क का हुआ, 2 मार्क का हो गया। तो मैथमेटिकल प्रोग्रेशन से कितने एमसीक्यूज आएंगे बेटा, आपके पास 3 एमसीक्यूज आएंगे, टोटल मार्क्स कितने होंगे, 6 मार्क्स होंगे। अच्छा, लीनियर प्रोग्रामिंग से 3 से 4 एमसीक्यूज आएंगे, टोटल मार्क्स कितने होंगे, 8 मार्क्स होंगे। पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर से मिला के रिमेनिंग आपके कितने चैप्टर कितने मार्क्स बनते हैं बेटा, 6 मार्क बनते हैं, नहीं 6 बनते हैं ना, पहले दूसरे के मिला के 6। तो टोटल जो आपके पास इन दोनों के मिला के बनते हैं एमसीक्यूज, वो बनेंगे 2 से 3। ठीक है, तो टोटल 2 से 3 एमसीक्यूज बनेंगे, और उसके भी होगा आपके पास अराउंड 6 मार्क्स। तो टोटल आपके पास मोर लेस 20 मार्क्स की वेटेज यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, कॉपी मत करें, कॉपी मत करें, मैं आपको भेज दूंगा, कॉपी मत करें, ये मैं आपको ग्रुप पे भी डाल दूंगा, तो मसला नहीं है। ठीक है ना, अब ग्रेड बी देखते हैं। अब देखो ग्रेड बी ना बड़ी मुझे फेवरेट ग्रेड है, मेरी बहुत फेवरेट ग्रेड है ग्रेड बी, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। अभी उसका मैं रीजन ही बताता हूं आपको क्यों, उसका मैं आपको रीजन भी बताता हूं क्यों। देखो ग्रेड बी की वेटेज कितनी है, वेटेज 15 से, अच्छा ऐसा पॉसिबल नहीं है, 15 से 25 कैसे पॉसिबल है भाई, 2 मार्क का एक क्वेश्चन है ना, तो 15 से 25 कितने कैसे पॉसिबल है, 15 तो हो ही नहीं सकता है, ऑड नंबर तो नहीं आ सकता, इवन नंबर ही होगा। तो इसको मैं काट के करता हूं कितने से, तो 14 से 24 भी तो कर सकते हैं भाई, एक ही बात है ना, यहाँ 14 24 कर लो या 16 26 कर लो, बात एक ही है। तो 26 मार्क का मतलब क्या होता है, 26% ऑफ पेपर है। 25 मार्क का मतलब ये होता है कि 25% पेपर का 100 मार्क के सवाल के 100 मार्क के पेपर में 25 मार्क तो यहां से आएगा। कितने चैप्टर्स, सिर्फ 2 चैप्टर्स। ठीक है, तो मेरी प्रेडिक्शन के लिहाज से यहां से आएंगे आपके पास कोई 12 से 13 एमसीक्यूज, अराउंड 12 टू 13 एमसीक्यूज यहां से आएंगे आपके पास। ठीक है ना, और टोटल आपके पास अराउंड ये बनेगा वही 26 मार्क्स का। अब आपको पता है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स क्यों इतना भारी पूछा जा रहा है आपसे, इतने ज़्यादा सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, किसी और चैप्टर्स की इतनी वेटेज ही नहीं है जितनी फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की है। पता है क्यों, एक तो आपके पास फाइनेंशियल मैथमेटिक्स PRC 2 के अंदर आ रहा है, QM के अंदर। ठीक है ना,
फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, आपने कैफ के लेवल के ऊपर आओगे तो कैफ में एक पेपर है कॉस्टिंग का, सीए में, उसके अंदर इसकी चीज़ें आएंगी। फिर एक पेपर है जिसको हम बोलते हैं एमएफए कैफ 6, उसके अंदर इसकी चीज़ें आएंगी। फिर एक पेपर है जिसको आप लोग बोलते हो FR2, उसके अंदर इसकी चीज़ आएंगी। फिर एक पेपर है जिसको आप लोग बोलते हो सीए फाइनल में चले आओ, FFR है भाई, उसके अंदर चीज़ें आएंगी। फिर एक पेपर आप बोलते हो क्या, BFD बिजनेस फाइनेंस डिसीजन CFAP 2, उसके अंदर इसकी चीज़ें आएंगी। और फिर आपके पास ये चलता रहेगा कहाँ तक, MSA 1 तक, मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट 1 तक। तो ICAP एक चीज आपको कहाँ पढ़ा रहा है, PRC के अंदर बिल्कुल ही बेसिक लेवल के ऊपर जहां से CA शुरू हो रहा है, और वो कहां तक लेके जा रहा है उस चीज को, CA फाइनल्स तक, MSA तक। तो क्या वो चीज फारिग होगी या कोई अच्छी चीज होगी, या ऐसी कोई बेकार होगी, आगे का कोई चीज ही नहीं होगी, वही चीज को लेकर कंटिन्यू किया जा रहा है ना? क्या लगता है ऑनलाइन वालों, आप लोग बताओ, अच्छी चीज होगी बेकार चीज होगी? तो अच्छी चीज होगी तो हमें फिर उसके हिसाब से उसके ऊपर मेहनत भी करनी होगी। आ रही है ना मेरी बात समझ में? तो जब मेहनत करनी होगी तो मेहनत करेंगे, उस टाइम के ऊपर अपने पास आ जाए। क्या बोलते हो, ठीक है ना? है भाई क्लास? चलो अब अच्छी होगी, काम की चीज होगी तभी लेकर जा रहा है ICAP। बिल्कुल अमान, बिल्कुल मेरा प्यारा बच्चा। सो इंशाल्लाह अपना सिलेबस हम यहीं से शुरू करेंगे। क्या बोलते हैं आप लोग? हैं डायरेक्ट ये मेन चीज पे हाथ मारते हैं भाई। शादी में बुफे लगता है? मैं थोड़ी खाने पीने की बातें इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा खाने पीने का शौकीन हूँ, आपको देख के लग भी रहा होगा। हैं खाता पीता हूँ, लेकिन तुम्हें देख के लग नहीं रहा, मुझे तो देख के लग रहा है। तो मुझे एक बात बताओ कि जब शादी में बुफे लगा हुआ होता है तो कोई बंदा सलाद और रायते की तरफ पहले जाता है प्लेट उठा के, या बिरयानी और कढ़ाई की तरफ जाता है? भाई मेरे जैसा बंदा तो बिरयानी कढ़ाई की तरफ जाता है, मुझे तो सलाद कौन खाएगा? दूसरे वो कह रहा वाइट कढ़ाई की तरफ। वाइट कढ़ाई नहीं, सिर्फ कढ़ाई पूछ रहा हो यार। तो कहने का मकसद है सबसे पहले लोग मेन कोर्स की तरफ जाते हैं, फिर देखते हैं कि और बाकी क्या क्या लवाज मारते हैं अपने पास। ऐसा ही है ना? तो हम भी अपने पास मेन कोर्स के ऊपर आएंगे, स्टार्ट ही करेंगे कहाँ से, चैप्टर नंबर 5 से, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया? बच्चे चैप्टर है देखो 6 मार्क का आएगा, टाइम नहीं लगाएंगे, टाइम उस पर लगाएंगे तो ज़्यादा मार्क का आएगा। पहले उसको ग्रिप में कर लेंगे, बाकी तो सब ऐसे ही निकल जाएगा। आ रही ना मेरी बात समझ में? तो इंशाल्लाह अपना सिलेबस जो है बेटा वो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स से ही स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हर दफ़ा मैं ऐसा नहीं करता था, हर दफ़ा मैं स्टैट्स पोर्शन से स्टार्ट करता था, लेकिन इस दफ़ा हम कुछ न्यू करेंगे, और न्यू करने की सूरत में हम इसको फाइनेंशियल मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। ओके, अब आ जाते हैं अपने पास थर्ड ग्रेड के ऊपर, डेटा एनालिसिस की ग्रेड के ऊपर। मैंने आपसे क्या कहा था कि डेटा एनालिसिस में बेटा कितने चैप्टर्स आते हैं, बताइएगा? 4 चैप्टर्स मैंने कहा था, और उन 4 चैप्टर्स के नाम ये रहे: डेटा कलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, स्टैटिस्टिकल मेजर्स ऑफ डेटा, इंडाइसेस जिसको आप लोग इंडेक्स नंबर्स भी बोलते हैं, एंड रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, जिसमें 20 से 30 मार्क्स तो उन्होंने लिख कर दिए हैं, जिसमें से रिग्रेशन प्यारे बच्चों आपके पास कोई आएगा एटलीस्ट 3 to 4 MCQs, 3 से 4 MCQs आएंगे। 4 MCQs का मतलब है कितने मार्क्स का हो गया प्यारे बच्चों? ये 8 मार्क्स का हो गया, ठीक है ना? अच्छा, इंडेक्स नंबर्स के अंदर भी आपके पास जो है वो 3 से 4 MCQs एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, तो वो भी कितने मार्क का हो गया? 8 मार्क्स का हो गया, 16 मार्क्स यहाँ से आ गए, ठीक है? अच्छा, इन 16 मार्क्स का था स्टैटिस्टिकल मेजर्स ऑफ डेटा, और इन दोनों के मिला के मैं आपको बता देता हूँ
इन दोनों को मिला के कोई आप 4 से 5 4 MCQ, हाँ 3 से 4 वही अज्यूम कर लो। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए इसके बेटा? तो टोटल ये कितने मार्क्स का हो गया? 26 मार्क्स का हो गया। ठीक है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे कितने मार्क्स हो गए थे टोटल? 20 मार्क्स पूरे कर लिए थे ना हमने यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर तो 26 ही 26 टोटल थे, और यहाँ पर कितना हो गया बेटा? ये भी 26 मार्क्स हो गए। तो 26 और 26 कितने हो गए? 52। 52 में 20 ऐड करें कितने हो गए? 72। अब कितने रह गए हैं? 28। 28 नंबर का अपने पास हिसाब किताब रह गया है, और उन 28 नंबर्स के अंदर आओ पहले हम अपने पास ग्रेड लगाते हैं। प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सर कितने चैप्टर्स आएंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ आएंगे 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12। और इसी के साथ साथ हम चौथी ग्रेड भी यहीं लगा लेते हैं, लास्ट ग्रेड अपनी 5th ग्रेड, ताकि फिर एक साथ डिस्कशन कर लेंगे उसके ऊपर भी। अच्छा टोटल कितने नंबर्स पूरे करने थे हमें? 28 मार्क्स पूरे करने थे, ठीक है ना। 28 मार्क्स का मतलब होता है 14 MCQs के करीब हमने जाना है। तो एक बात को याद रखिएगा बेटा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और काय स्क्वायर टेस्टिंग दोनों के मिलाकर बता रहा हूँ आपको। आपके पास कुछ 2 से 3 MCQs आएंगे इन 2 चैप्टर के, ठीक है। तो 2 से 3 MCQs का मतलब है टोटल कितने मार्क्स का हो गया ये? तो टोटल हो जाएगा 6 मार्क्स का, ठीक है। सैम्पलिंग में आपके पास आएंगे 3 से 4 MCQs, और 3 से 4 MCQs भी कितने मार्क्स हो गए? 8 मार्क्स के। टोटल कितने होगा बेटा ये? 14 मार्क्स। 26 आ गए थे, 14 मार्क्स यहाँ से आ गए आपके पास। कितने बचे बेटा? बोलो कितने बचे हैं? 12 मार्क्स बचे। अब 12 मार्क्स आप यहाँ से स्कोर करोगे, आपके पास मोर और लेस कुछ 4 से 5 MCQs यहाँ से एक्सपेक्टेड हैं, तो कोई 12 मार्क्स, वो 4 से 5 कह रहा हूँ, 5 से 6, तो कोई अराउंड 12 मार्क्स आपके पास यहाँ पर एक्सपेक्टेड है आने के लिए। अच्छा सर यहाँ पर ICAP की ग्रेड से वेरीफाई नहीं हो रहा, क्या ICAP ग्रेड में तो लिखे थे 20 से 25 मार्क्स होंगे, आप हमने 8 से 24 मार्क लिखे हैं। तो देखो ये ना अनसर्टेन होते हैं, ये एक एस्टिमेटेड है कि भाई मोरलेस इतने इतने आते हैं। किसी के पास कोई एरिया ज़्यादा भी आता है, किसी के पास कोई एरिया कम भी आता है, क्योंकि 50 MCQs है ना। बहुत से बच्चे तो ऐसे बोले सर मेरे पास 20 MCQs फाइनेंशियल मैथमेटिक्स से आए, 20 MCQs कहाँ से आए? जबकि ICAP ने तो 20 MCQs के साथ थोड़ी लिखा था। ICAP ने तो कहा था कि मैं 26 मार्क्स तक का पूछूंगा, तो 20 MCQs तो 40 मार्क्स के हो गए, है ना। कोई बच्चा बोलता सर मेरे पास 10 MCQs आए थे, 20 मार्क्स का आया है मेरे पास। तो ये ग्रेड ऊपर नीचे होती रहती है। हमने भी अपने पास जो ग्रेड लिखी है ये एक एस्टिमेटेड ग्रेड लिखी है अपने पास, ठीक है। ये नहीं कि भाई फिक्स है तो भाई ये आना है तो यही आएंगे, इतने ही आएंगे, ऊपर नीचे हो सकते हैं हर बच्चे के पास, ठीक है। तो ये मैंने आपके पास पूरा सिलेबस नोट डाउन कर दिया कि बेटा ये 4 चैप्टर्स कितने मार्क्स के टेस्ट होंगे, ये 2 चैप्टर्स कितने मार्क्स के टेस्ट होंगे, ये 4 चैप्टर्स कितने मार्क्स के टेस्ट होंगे, और ये 2 और ये 3 चैप्टर्स आपके पास कितने मार्क्स के टेस्ट होंगे, ठीक है। अच्छा मैंने आपसे कहा था कि थ्योरी भी पूछता है ICAP, और स्टैट्स पोर्शन से पूछता है, मैथ्स पोर्शन से थ्योरी नहीं पूछता, ठीक है ना। तो थ्योरी किन चैप्टर से ज्यादा आती है पेपर के अंदर, हम वो बात भी कर लेते हैं, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, यहां से थ्योरी भी पूछेगा
और साथ में कैलकुलेशन ही पूछेगा चैप्टर 8 से। यहाँ से थ्योरी आएगी, TH का मतलब है थ्योरी और CL का मतलब है कैलकुलेशन, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 7 से आपके पास जो है वो थ्योरी का ही सवाल आएगा, कैलकुलेशन बेस नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 8 से आपके पास थ्योरी और कैलकुलेशन के मिक्स सवाल आएंगे, ठीक है ना। अच्छा, इंडाइसिस से भी आपके पास थ्योरी और कैलकुलेशन के मिक्स सवाल आएंगे। कोई एक सवाल आपके पास थ्योरी का होगा, 2 सवाल आपके पास कैलकुलेशन के होंगे इंडेक्स नंबर्स के चैप्टर में, ठीक है ना। अच्छा, चैप्टर नंबर 10 जो रिग्रेशन एंड कोरिलेशन है, हाँ यहाँ पर ब्रेक इवन है। ब्रेक इवन का मतलब क्या है, यहाँ पर थ्योरी और कैलकुलेशन बराबर बराबर है। 2 सवाल थ्योरी के होंगे, 2 सवाल कैलकुलेशन के होगा। हो सकता है कि थ्योरी के 3 MCQs भी आ जाए, कैलकुलेशन के ऊपर 1 आए। हो सकता है थ्योरी के 3 MCQs भी आ जाए यहाँ से, कैलकुलेशन के ऊपर 1 आए। और हो सकता है कि 2 और 2 का हो। सर 1 और 3 हो सकता है, 1 थ्योरी और 3 कैलकुलेशन हो तो सकता है, लेकिन होगा नहीं पास्ट ट्रेंड्स को देखते हुए। या तो 2-2 रहेगा, 2 थ्योरी 2 कैलकुलेशन, या तो रहेगा 3-1, 3 थ्योरी के 1 कैलकुलेशन के, ठीक है बेटा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेटा आपके पास कैलकुलेशन ही आएगा, सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में थ्योरी पूछ सकता है वो। एक MCQ आ जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, सॉरी ये मैंने क्या बोल दिया आपको, नहीं बस एक MCQ आ जाएगा। कहाँ से आएगा वो नहीं बताऊंगा अभी। तो एक MCQ आ जाएगा, गलती से निकल जाता है मुंह से, क्या करें, आदत है पुरानी हमारी। तो एक MCQ आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आ जाएगा, बाकी सारे MCQs आपके पास कैलकुलेशन के आ जाएंगे। क्या तुमने लिखा है क्या कुछ? अच्छा फिर ठीक है। और आपके पास सैम्पलिंग से थ्योरी आएगी, कैलकुलेशन भी आएगी। यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन आएगी, थ्योरी नहीं आएगी। हाइपोथेसिस और chi स्क्वायर से थ्योरी नहीं पूछता वो कैलकुलेशन ही पूछता है, सिवाय एक MCQ के जो कि सिग्निफिकेंस लेवल और कॉन्फिडेंस इंटरवल का होता है, सिर्फ वो थ्योरी के लिहाज से पूछेगा, इसके अलावा और नहीं पूछेगा वो, ठीक है ना। अच्छा, बहुत सी बातें आपको मेरी सुन के ऐसा लगेगा कि शायद मैं पेपर बनाता हूँ, तो ऐसा नहीं है भाई, मैं पेपर नहीं बनाता हूँ, लेकिन क्योंकि पढ़ाते हुए एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो गया बच्चों को, अल्लाह का शुक्र है, तो वो चीज़ें प्रेडिक्शन होती हैं तो बिल्कुल सही प्रेडिक्ट होती हैं, ठीक है ना। जिस तरह से सब तारे के हमारे टेक्स्ट पढ़ाते हुए 20 के करीब साल हो गए, तो उनकी जो प्रोडिक्शन होती है वो मोर और लेस को 90% सेम होती है पेपर के लिहाज से। इसका ये मतलब नहीं कि वो पेपर बनाते हैं या पेपर डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से क्योंकि 5-5.5 साल हो गए, 5,000 के करीब बच्चा पढ़ा लिया, तो प्रोडक्शन जो है ना वो ऐसी होती है कि अल्लाह का शुक्र है कि इंशाल्लाह लगी जाती है वो पेपर के अंदर, ठीक हो गया प्यारे बच्चों। तो ये आपके पास एक पूरा सिलेबस है। इस सिलेबस के हवाले से किसी ने कोई मुझसे सवाल करना तो मुझसे पूछ लो प्लीज़। देखो, MCQ कैलकुलेशन वाले होंगे, कुछ MCQ ऐसे होंगे जो कि डायरेक्ट आप बिल्कुल मानिए, मैं फाइल अभी ना ग्रुप पे भेज दूंगा, डायरेक्ट आप इस कैलकुलेटर पे कर लोगे। कुछ MCQs ऐसे होंगे, ठीक है। कुछ MCQs ऐसे होंगे जो कि आप करोगे किसके साथ, रिटन। तो मेरे टाइम के ऊपर पता है क्या होता, मैंने 2018 में पेपर दिया था QM का, ठीक है ना। और मैं आपको एक ट्रेजेडी बताऊं, मेरे घर में डेथ भी हो गई थी। जिस दिन मेरा सुबह पेपर था उसकी रात को मेरे घर में डेथ भी हो गई थी, और जो नमाज जनाजा है सारे लोग मेरे घर वाले जो हॉस्पिटल चले गए थे सिवाय मेरे, मैं रात को पढ़ रहा था अपना। और मेरी एक आदत रही है हमेशा शुरू से ही कि जब भी मेरा पेपर होता है ना, पेपर से एक रात पहले फुल नाइट पढ़ता हूँ, सुबह सोता था पूरी रात पढ़कर। तो कहने का मकसद ये है कि डेथ भी हो गई थी मेरे घर में, सारे लोग हॉस्पिटल चले गए थे, मैं अकेला अपने घर में पढ़ता रहा। मैंने इनफैक्ट जो तदफीन तक अटेंड नहीं करी, क्योंकि जोहर में तदफीन थी और जोहर के टाइम के ऊपर ही मेरा पेपर था, तो वो भी नहीं अटेंड कर सका। लेकिन मैंने अपना पेपर फिर भी उसके बावजूद भी अपना पेपर मैंने दिया, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि मेरे टाइम के ऊपर ICAP ना हमें कॉपी प्रोवाइड करता था, जैसे बोर्ड में कॉपी नहीं होती 18 पेज की 20 पेज की, वो एक कॉपी देता था ICAP उस टाइम के ऊपर। उसमें धनाधन आप अपने पास लिखते रहो और सॉल्व करते रहो। लेकिन अब ICAP ऐसा नहीं करता, अब ICAP आपको फुल स्केप शीट देता है, एक पेपर दे देगा आपको, उसी को मल्टीपल टाइम यूज करना होगा। तो आपने वहाँ पर जो है वो पेंसिल और इरेजर का इस्तेमाल करना होगा ताकि आप उस पेपर को मल्टीपल टाइम यूज कर सको। थ्योरी के MCQs तो सिर्फ आपने रीड करके समझ के निशान लगाने, उसमें तो कोई कैलकुलेशन का काम है नहीं। और कुछ कैलकुलेशन की ट्रिक्स है जो कि मैं आपको कैलकुलेटर पे सिखा दूंगा, तो कुछ वहाँ से आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। हाँ, जहाँ तक रही बात उसकी क्या बोलते हैं रिटर्न लिखने वाली की,
तो वहाँ पर थोड़ा सा आपने उस पेपर का यूज़ करना होगा, ठीक है ना। सो एक काम ये करेंगे प्यारे बच्चों कि हम जो है ना अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला इस चैप्टर नंबर 5 और 6 से, ठीक है। किसी का कोई सवाल है तो मुझसे प्लीज़ कर लीजिए। और एन स्टूडेंट्स प्यारे बच्चों, किसी का कोई सवाल है तो प्यारे बच्चों जल्दी से कर लो मुझसे। अच्छा आओ एक थोड़ी सी जर्नल बात करते हैं कि आपके पास पीआरसी करने का कितना टाइम है, आपके पास पीआरसी करने का ड्यूरेशन कितना है, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि हमने अभी अटेम्प्ट किया, हमने तभी अटेम्प्ट किया, किसी को कुछ पता नहीं होता और ना पता होता कि देख के बताना कहाँ से। तो ये आईकैप का डायरेक्टिव है 1.2 जो कि रिवाइज हुआ था 2024 के अंदर, ठीक है। अब ये दोबारा रिवाइज होगा इंशाल्लाह, हो सकता है 2025 के अंदर जब नई स्कीम आएगी तो, ठीक है। और उस नई स्कीम के लिहाज से अगर हम पीआरसी देखें, देखो ये पीआरसी का क्राइटेरिया आईकैप ने मेंशन करके दिया है, लिखा हुआ अ कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू पास पीआरसी टू एलिजिबल फॉर फुल टाइम स्टूडेंट। फुल टाइम स्टूडेंट का मतलब होता है कैफ का स्टूडेंट, जो कैफ का स्टूडेंट है वो फुल टाइम स्टूडेंट कहलाता है, ठीक है ना। अ कैंडिडेट शैल एनरोल इन पीआरसी इफ मीट्स द फॉलोइंग कंडीशंस। कह रहा पहली कंडीशन क्या है कि आपके पास कम से कम भी 60% होनी चाहिए अगर आप इंटरमीडिएट बैकग्राउंड से आ रहे हैं। अच्छा पहले ऐसा नहीं था, पहले का मतलब ये जब एएफसी होता था पीआरसी से पहले, पीआरसी तो बाद में आया, एएफसी पहले होता था, तो एएफसी के अंदर 50% वाले को डायरेक्ट एएफसी के अंदर इनरोलमेंट हो जाती थी। लेकिन जब आईकैप ने एएफसी को कन्वर्ट किया इनटू पीआरसी तो उसने 50% क्राइटेरिया को कर दिया 60% क्राइटेरिया। तो फिर सर वो बच्चा जो कि 50 और 60 के बीच में ट्रैवल कर रहा हो वो क्या करेगा? सो दैट स्टूडेंट विल रिक्वायर टू पास QAT एग्जाम, ठीक है ना। क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट होगा जो कि उस बच्चे को देना होगा, ठीक है। अच्छा जो बच्चा ए लेवल से आ रहा होगा उसकी भी इक्विवेलेंसी निकालनी होगी, एग्रीगेट वो भी 60% के करीब ही आ रही होगी, ठीक है। और अगर कोई ग्रेजुएशन से आ रहा है तो उसकी 45% उसको रिक्वायर्ड है, ताकि 45% लेगा तो वो आपके पास किस में आ जाएगा? पीआरसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ बात करते हैं कि आपके पास मैक्सिमम जो टाइम है वो कितना है पीआरसी को क्लियर करने के लिए। देखो लिखा हुआ पर्सन एनरोल्ड फॉर पीआरसी असेसमेंट्स shall be required to clear assessment of a minimum of 3 areas in maximum of 12 months from the date of first attempt of PRC। पीआरसी की पहली अटेम्प्ट से लेकर 12 महीने काउंट करोगे, मतलब अगर आपने मई में पेपर दिए तो अब आप 12 महीने काउंट करो, ठीक है। तो 12 महीने पीआरसी की मंथ से लेकर, अच्छा बच्चा सोचता क्या है, हो सकता है ये 12 महीने तब से हो जब से आप रजिस्टर्ड होना शुरू, आपने जब रजिस्ट्रेशन कराई हो। नहीं, उसने लिख के दिया हुआ है फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट का मतलब क्या, जब आप पहली दफा पेपर दोगे तो दैट इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट से लेकर आपको 12 महीने के अंदर अंदर आपको कम से कम कितने पेपर पास करने हैं? 3 पेपर पास करने हैं। देखो लिखा हुआ है ना, मिनिमम ऑफ 3 एरियाज, मिनिमम ऑफ 3 पेपर्स इन मैक्सिमम ऑफ 12 मंथ्स। मतलब कम से कम आपको कितने पेपर निकालने? 3 पेपर निकालने। कितने महीनों के अंदर बेटा? 12 महीनों के अंदर। ये 12 महीने कब से काउंट होना शुरू होंगे? जब से आप फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर दे दोगे तब से। मतलब मिसाल के तौर पर बताओ, नाम क्या लड़के? हसीब। भाई हसीब ने फरवरी में एनरोल कराया एज अ पीआरसी स्टूडेंट, करा दिया, बोलो करा दिया, करा दिया। अब ये अपना एग्जाम देगा जाके सितंबर में, मिसाल के तौर पर क्यूएम का एग्जाम मई में नहीं दिया, जुलाई में दिया आपने जाके। अब 12 महीने कब से शुरू होंगे? फरवरी से या जुलाई से? जुलाई से। सर जब आप पेपर दोगे तब से। रजिस्ट्रेशन आपकी कितनी ही पुरानी हो, मसला नहीं है,
1 महीने पुरानी है, 2 महीने 3 महीने पुरानी है, उसका मसला नहीं। पेपर जब से दोगे, जब से 12 महीने शुरू करोगे, ठीक है। तो 12 महीने के अंदर अंदर आपको कितने पेपर्स पास करने मेरे प्यारे बच्चों? कम से कम 3, कम से कम 3। अगर सर 12 महीने के अंदर किसी बच्चे के 2 पेपर पास हुए तो ICAP उसको फिर डिस्क्वालीफाई कर देगा। अगर 12 महीने के अंदर अंदर आपने 2 पेपर निकाले हैं, एक साल में से 2 पेपर निकाले हैं PRC के, तो ICAP फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा, क्योंकि उसने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि कम से कम भी आपने 3 पेपर निकालने हैं मैक्सिमम ऑफ 12 मंथ्स के अंदर। सर अगर मैंने 3 पेपर निकाल लिए, मेरे 3 ही निकले 12 महीने मैंने के पास में, मैंने कितने पेपर निकाले बेटा? 3 पेपर निकाले, तो अब क्या करूंगा? अब क्या करूंगा? अब क्या करूंगा? अब ये करूंगा कि ICAP मुझे रिमेनिंग 2 पेपर निकालने के लिए एडिशनल 3 महीने देगा। पढ़ो, those who have passed 3 areas in such 12 months shall have 3 additional months for clearing assessment of the remaining 2 areas। मतलब अब ICAP आपको रिमेनिंग 3 महीने प्रोवाइड करेगा फॉर क्लियरिंग रिमेनिंग 2 पेपर्स, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल आपके पास ड्यूरेशन कितने महीनों की है PRC करने की? 15 महीनों की। 12 महीने पहले के और 3 महीने ये 15 महीनों की। लेकिन 15 महीनों में जो 3 महीने एंड वाले हैं वो सब्जेक्ट टू कंडीशन है ना, कि शुरू के 1 साल में कितने पेपर निकालने हो? 3 पेपर निकालने हो कम से कम भी, ठीक है। तो सर क्या हमें इतनी लंबी करनी है या नहीं करनी है? आप इतना क्यों बता रहे हैं भाई? इसलिए बता रहा हूँ ताकि बाकी लोग भी सुन रहे होते हैं वो भी सुन ले, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि प्यारे बच्चों, लंबी इसलिए ताकि तुम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि कितने मंथ्स। आपको कहीं किसी को बताना भी हो ना, तुम तो बता सकते हो कि तुम्हें पता होगी चीज़ें, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि सर हमें भी इतना लंबा सोचना है कि 15 महीने के अंदर PRC करना नहीं करना, नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। हम तो मई में कर लेंगे PRC भाई, हम तो मई के अंदर 5 पेपर देके निकाल लेंगे, तो हमें तो इतना लंबा सोचना ही नहीं है। लेकिन किसी को अगर आपसे गाइडेंस चाहिए हो तो फिर आप उसको अकॉर्डिंगली गाइड कर दीजिएगा, ठीक है। या तो लेक्चर का रेफरेंस दे दीजिएगा कि भाई लेक्चर में सर ने बताया था, चेक कर लो, ठीक है। अच्छा, फिर उसने क्या कहा आगे? ICAP ने कंडक्ट ऑफ असेसमेंट पढ़िएगा बेटा, 3 पॉइंट लिखे हैं जरा। कह रहे ICAP ने कुछ अप्रूव सेंटर्स बनाए हुए, वहां पे ICAP अपना एग्जाम्स कंडक्ट करता है, हर 2 महीने के बाद कंडक्ट करता है, ठीक है ना। और अपने एक सिस्टम के थ्रू कंडक्ट करता है, ठीक है, जो उन्होंने फॉर्मेट बनाया हुआ है। रिजल्ट कब होगा? द रिजल्ट शैल अनाउंस बाय द इंस्टीट्यूट विद मोस्टली आपके पास जो है वो विद इन 10 डेज PRC का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। अच्छा सर, ये अप्रूव सेंटर जो ये कहाँ है? ये है वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, ये जो कि PECHS में, यहाँ पर कराची का बता रहा हूँ मैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, तो PECHS कैंपस के ऊपर है, जो कि लाल कोठी के पास है, वहाँ कंडक्ट होता है। ठीक है बेटा। अच्छा, QAT तो किसी का नहीं है, अगर QAT हो तो उसको रेफर कर दिएगा कि मुझसे बात कर ले, ठीक है ना। अदर पॉलिसीज और डिस्क्लोजर ये तो कुछ आपके लिए काम की नहीं है, ठीक है। तो आज हमने अपने पास जो है ना बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और बहुत सारी चीज़ों के अंदर हमने जो है ना वो सबसे पहले तो अपना सिलेबस देखा बेटा, कि सिलेबस की वेट एग्जाम्स देखा, एग्जाम किस हवाले से आएगा, किस पैटर्न के ऊपर आएगा, वो पैटर्न आपके सामने डिस्कस कर लिया। सिलेबस में कौन सा कितने % का एरिया वो देख लिया, कैलकुलेटर कौन सा अलाउ है वो देख लिया, सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं, ICAP ने उसको किस किस ग्रेड में डिवाइड किया हुआ वो भी हमने देख लिया अपने पास। और उसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि एक्सपेक्टेड MCQs किस चैप्टर से कितने बनने हैं। इंशाअल्लाह अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, हो सकता है वो सैटरडे को, हो सकता है वो संडे को, ठीक है, क्योंकि मैं आपकी अब क्लासेस संडे वाले दिन भी कंडक्ट किया करूँगा, ठीक है। तो संडे वाले दिन जो हो सकता है क्लास हो, या सैटरडे वाली जो क्लास होगी लंबी क्लास होगी। अब तक तो हमने 1-1 घंटे की क्लास ली ना, जैसे आज 1 घंटे की थी, अब मैं क्लास लूँगा 3 से 4 घंटे की एक साथ कंसेक्यूटिव,
ठीक है। बस जितने मस्ती के दिन थे अब वो ख़त्म हो गए, तो कोशिश करेंगे बस रेगुलर हो जाएं और क्लासेस का आगाज़ हम एक भारी चैप्टर से करेंगे, ठीक है। तो जितना सोचना है बच्चे ने, कल क्या है, कल जुमरात है ना, नहीं कल अपनी क्लास नहीं होगी, अपनी क्लास हो सकता है अब सैटरडे वाले दिन हो या संडे वाले दिन हो, ठीक है। सो बस इंशाअल्लाह ताला फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे बेटा उस क्लास के अंदर, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम।